नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है ऑनलाइन एजुकेशन चैनल हरिता अरोरा में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के दूसरे अध्याय राजा, किसान और नगर के तीसरे भाग पर। उस पर जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आज की चर्चा से पहले मैं आपको एग्जाम रिलेटेड, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न को हमें फॉलो करना है पूरा पूरा, तो एक छोटा सा टिप दे दूं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके आते हैं उसके लिए आप इस पूरे जितने भी वीडियोस लोड हुए हैं उनके एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। निसंदेह आप सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करने में सक्षम रहेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की हमारी यात्रा पर। आपने हर बार इस चैप्टर के उसमें देखा कि 8 उपविषय हैं। हर बार उनके नाम पर ना जाते हुए मैं सीधे बात करती हूँ कि चलिए अब हम चलते हैं उस समय का 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बदलता हुआ देहात पर। अब आप यहाँ देख सकते हैं बदलता हुआ देहात जो है, इसके अंदर जिन चीजों पर हम बात करने वाले हैं वो है जनता में राजा की छवि, उपज बढ़ाने के तरीके, ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं और भूमि दान और नए संभ्रांत ग्रामीण। आज का हमारा लर्निंग आउटकम है भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास से शिक्षार्थियों को अवगत कराना। तो चलिए बढ़े अब हम आगे और बात करते हैं इसके बदलता हुआ देहात में जनता में जो राजा की छवि थी वो कैसी थी। राजाओं के बारे में जनता अक्सर क्या सोचा करती थी। स्वाभाविक सी बात है कि जो अभिलेख उस समय में मिले हैं वो ज्यादातर प्रभावशाली लोगों ने उस समय में बनाए हैं। तो आम जनता इनके बारे में क्या सोचती थी, ये जवाब हमें अभिलेखों से नहीं मिलते। तो इतिहासकारों ने जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी उसको समझने के लिए, जानने के लिए किन को ऐतिहासिक स्रोत के तौर पर इस्तेमाल किया, वो थे जातक और पंचतंत्र की कहानियां, जिनकी समीक्षा की, क्योंकि इसमें जो वर्णित कथाएं थी उसमें आम जनता को लिया गया है। तो और इसके साथ ही साथ एक बात हमें याद रखनी है कि जितने भी ये थे शुरू में, ये कथाओं के स्रोत जो थे वो मौखिक किस्से कहानियां थी, यानी मुंह जबानी एक से दूसरे को बताई गई, लिखा तो इनको बाद में गया है। तो अगर जनता में राजा की छवि की टाइमलाइन से हम देखें तो जो जातक कथाओं को कई बार बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां भी कहा जाता है। तो ये जातक कथाएं कब से लिखी गई हैं? पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी से लेकर के, ये मतलब सहस्त्राब्दी का मतलब होता है 1000 साल, यहां से लिखनी चालू हुई करीबन 1000 साल तक पाली भाषा, यानी आम जो लोग बोलचाल में जो भाषा का इस्तेमाल करते थे उसमें इन जातक कथाओं को लिखा गया है, जो आम जनता के बारे में हमें थोड़ी झलक देती है। इसीलिए इतिहासकारों ने इसका एक ऐतिहासिक स्रोत के तौर पर इस्तेमाल किया है। यहां पर हम बात करेंगे जिसका इस्तेमाल जो इतिहासकारों ने किया है एक ऐतिहासिक स्रोत के तौर पर, वो है गद तिंदु जातक कथा। अब यहाँ पूरा चित्र में आप देख सकते हो कि किस तरह से ये जो है एक कहानी इसके अंदर गाई गई है, कहानी बुनी गई है चित्रात्मक माध्यम से, और ये पूरी कहानी राजा और जनता के बीच के उसके संबंधों पर प्रकाश डालती है। इसमें एक उस राजा, दुष्ट राजा के बारे में बात की गई है जिससे उसकी जनता बड़ी दुखी रहती थी। और जनता में कौन है? बुजुर्ग महिलाएं हैं, पुरुष हैं, किसान हैं, जानवरों को चराने वाले पशुपालक हैं, गांव के बच्चे हैं, ये तक की जानवर भी लिए गए हैं। अब ये राजा क्या होता है, जैसे आपने कहानियों कथाओं में सुना होगा, राजा भेष बदल करके जनता के बीच में जाता है जानने के लिए कि देखूं मेरी जनता मेरे बारे में क्या सोचती है। तो ये राजा जो था, जो दुष्ट राजा की कहानी है, ये भेष बदल करके अपनी जनता के बीच में जाता है और लोगों से वो जाकर के, यहाँ आप देख सकते हो, लोगों से वो बातचीत करता है। जब वो लोगों से बात करता है तो लोगों को ये तो पता नहीं कि ये राजा खुद ही आया भेष बदल करके। बातचीत में उसने देखा कि एक एक करके सबने उस राजा को बुरा भला कहा, शिकायत करते थे, कोई देखभाल की, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, रात में डाकू लुटेरे उन पर हमला करते हैं, उनको लूट लेते हैं, और दिन में राजा के जो कर इकट्ठा करने वाले, कर यानी टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, हम कहां से दें, हमारी आमदनी उतनी है नहीं जितना हमसे ये सब ले लिया जाता है। तो उन दिनों एक चीज होती थी, क्योंकि जमीनें बहुत थी, आज जमीनें नहीं है, आज जमीन की बहुत कीमत है, उन दिनों जंगल बहुत थे, तो लोग क्या करते थे, कई बार राजा से दुखी होकर के अपने गांव छोड़ करके जंगलों में चले जाते थे, जंगल साफ करते थे, वहीं खेती करते थे और वहीं बस जाते थे। तो ये जो कहानी है, इससे एक बात बड़ी जबरदस्त क्लियर होती है कि क्या पता लगता है कि राजा और उसकी जनता के बीच जो संबंध है उनमें अक्सर तनाव रहता होगा। क्यों?
क्योंकि राजा को अपना राजकोष भरना है और राजकोष के लिए वो जनता से ही पैसे मांगेगा बार बार। इससे किसान भी दुखी रहते थे। तो इस जातक कथा से एक बात और पता चलती है कि एक आसान रास्ता था लोगों का राजा से बचने के लिए, क्या? जंगल की तरफ भाग जाओ। या दूसरा तरीका था कि किसान जो है ये सोचने लगे कि हम अपनी उपज को कैसे बढ़ाएं ताकि हमारी आमदनी बढ़े। तो ये दो तरीके थे। तो उपज बढ़ाने के दो तरीके कौन से थे? एक तो हल का प्रयोग। हल में भी खासकर क्योंकि ये लोह युगीन सभ्यता की हम बात करें, 600 ईसा पूर्व से जो मगध के बारे में हमने बात की, महाजनपदों के बारे में बात की, ये सब लोह युगीन सभ्यता है क्योंकि लोहा पता लग गया। तो हल में भी खासकर लोहे वाले फाल के हल के प्रचलन से जो है खेती में वृद्धि हुई। दूसरा तरीका था कुओं, तालाबों और नहरों से सिंचाई की व्यवस्था करना। तो उपज बढ़ाने के दो तरीके थे, हल में भी लोहे के फाल वाले हल और कुओं, तालाबों और नहरों से सिंचाई। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही ये गंगा हुआ गंगा और ये रही कावेरी। इन दोनों के आसपास का जो क्षेत्र था नदियों का, ये जो था उपजाऊ था और भारी बारिश भी होती थी। तो यहाँ पर जो है लोहे के फाल वाले हल का उपयोग किया जाने लगा जुताई के लिए। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई का आप ये चित्र देख सकते हो। धान की जो रोपाई है उसकी वजह से भी उपज में भारी वृद्धि हुई। भाई ये रोपाई क्या है कि धान की रोपाई का मतलब है कि जहां पानी खूब होता था वहां क्या करते थे, धान के बीज को पहले अंकुरित कर लिए। आप देख सकते हो बीज को पहले अंकुरित किया और फिर पानी से भरा हुआ खेत है, ये पानी से भरा हुआ खेत है, इसमें पौधे की रोपाई कर दी। तो इससे क्या होता है, उपज में बहुत ही अच्छी वृद्धि होती है। हालांकि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसल की उपज तो बढ़ी, लेकिन ऐसे लोहे के फाल वाले हल का उपयोग केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही था। अगर हम बात करते हैं पंजाब की, ये पंजाब हो गया, पंजाब की या राजस्थान जैसे अर्धशुष्क इलाकों की, तो यहाँ पर जो है लोहे के फाल वाले हल का उपयोग का प्रचलन काफी लेट 20वीं शताब्दी में जाकर के होता है। जैसा कि आप यहाँ पर ये देख सकते हो 20वीं शताब्दी में जाकर के ये होता है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे थे जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए में हिंदी में बोलते हैं पूर्वोत्तर, और ये हो गया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और ये हो गया हमारा मध्य भारत। ये एरियाज कुछ ऐसे थे जहां पर खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया गया। कुदाल एकदम पॉइंटेड होती है यू इस तरह से। क्यों इसका उपयोग किया जाता है? क्योंकि जब जमीन जो है चट्टानी होती है या सख्त होती है तो कुदाल जो है हल के बजाय, क्योंकि हल आगे से उसका मुंह इतना नुकीला नहीं होता, इसके जैसा नुकीला नहीं होता, तो कुदाल के उपयोग से क्या होता है, ऐसी चट्टानी जमीन पर खेती करने के लिए कुदाल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो है वर्णन हर्षचरित में किया भी गया है। अब देखिए ये राजा हर्षवर्धन है, जिनकी राजधानी ये कन्नौज यहाँ पर है, कन्नौज में थी, और ये इनका पूरा क्षेत्र था। राजा हर्षवर्धन की जो जीवनी लिखी गई है हर्षचरित, वो उनके राजकवि बाणभट्ट ने, लेखक बाणभट्ट थे, उन्होंने लिखी है लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में। और इस ग्रंथ के अंदर उन्होंने ये विंध्याचल पर्वत यहीं पर आते हैं पूरे मध्य प्रदेश के आसपास, मध्य इस भारत में। तो इसके अंदर जो है जंगल के किनारे की बस्ती के जीवन का चित्रण किया गया। क्या कहा गया है? कहा गया है कि बस्ती के किनारे का ज्यादातर क्षेत्र जंगल है और यहाँ धान की उपज वाली खलिहान और उपजाऊ जमीन के हिस्सों को छोटे किसानों ने आपस में बांट लिया है। ज्यादातर लोग यहाँ पर कुदाल का उपयोग करते हैं। क्यों कुदाल का उपयोग करते हैं? क्योंकि जमीन जो है ये रही कुदाल पॉइंटेड, जो मैंने पहले भी आपको अभी बताया। कुदाल से क्या होता है कि सख्त जमीन पर वो आराम से चल जाती है, और यहाँ पर घास से भरी हुई जमीन थी, उसमें हल आसानी से चलता नहीं था और बहुत कम हिस्से साफ थे। और यहाँ की जो सॉइल है, जो जमीन है, वो काली मिट्टी है, और काली मिट्टी बहुत सख्त होती है लोहे जैसी, इसीलिए कुदाल का उपयोग। तो यहाँ के लोग जो हैं पेड़ की छाल के गट्ठर लेकर के चलते हैं, सिर पर पे गट्ठर बांध के, फूलों से भरे हुए बोरे, अलसी है, सन है, भारी मात्रा में शहद हो गया, मोर पंख है, मोम, लकड़ी, घास के बोझ लेकर आते जाते रहते हैं। और ग्रामीण महिलाएं गांव में, यानी गांव में रहने वाली महिलाएं जो है रास्ते में बसे गांव में जाकर अपने इन चीजों को बेचती हैं, अपने सिर पर सारे जंगल से इकट्ठे किए गए फलों की टोकरियों को ले जाकर के। तो इस तरह से हमें ये भी पता लगता है कि उस समय में क्या क्या चीज उपजाई जाती थी, किस किस चीज की उस समय में डिमांड थी।
और उपज बढ़ाने का दूसरा तरीका, एक तो हल की हमने बात की, दूसरा तरीका था कुओं, तालाबों और नहरों से सिंचाई के साधन विकसित किए गए। कैसे ये साधन विकसित किए गए? कई बार, क्योंकि देखिए नहरें खुदवाना या तालाब बनवाना, कुएं खुदवाना, ये बड़ा महंगा काम था, तो ये आम आदमी नहीं कर पाता था। तो वो क्या करते थे, या तो किसान सारे मिलजुल करके वो कोई कुआं वुआं खुदवा लिया, लेकिन ज्यादातर जो है ये व्यक्तिगत लोगों ने, उन लोगों ने जो या तो राजा होते थे या गांव के प्रभावशाली लोग होते थे, वो ये खुदवाने का काम किया करते थे। जैसा कि एक विवरण आपकी किताब के पेज नंबर 38 में आता है शक शासक रुद्रदमन के बारे में। क्या बताया शक शासक रुद्रदमन के बारे में? कि उसने गिरनार जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां पर उसने सुदर्शन झील की मरम्मत जो है अपने खर्चे से कराई है। वो एक पाषाण अभिलेख, पाषाण यानी पत्थर पर लिखा हुआ, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ अभिलेख मिला है। ये था करीबन 2री शताब्दी ईस्वी का। इस अभिलेख में रुद्रदमन कहता है कि ये जल द्वारों और तटबंधों वाली इस झील का जो निर्माण था वो करवाया तो गया था मौर्य काल में उसके एक स्थानीय राज्यपाल के द्वारा, लेकिन बहुत जबरदस्त तूफान आया और सारे तटबंध टूट गए तो पानी बह गया। तो जो है बताया जाता है कि उस समय में शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत के लिए अपने पास से पैसा दिया और इसके लिए उसने जनता से कोई भी टैक्स नहीं लिया। इसी पाषाण खंड में, यानी इसी पत्थर के जो अभिलेख है उस पर एक और अभिलेख भी है, वो 5वीं शताब्दी का है, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो है इसको किसने ठीक करवाया था। बाद में गुप्त वंश के किसी और शासक ने भी इस सुदर्शन झील की दोबारा मरम्मत करवाई थी, पहले तो रुद्रदमन करवाई। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा गिरनार अभिलेख। कहाँ है गिरनार? गिरनार ये रहा, ये गुजरात में पड़ता है और एग्जैक्ट इसकी लोकेशन आप रेड पॉइंट से देख सकते हैं। ये रहा शक शासक रुद्रदमन और ये है सुदर्शन झील जैसी कि आज दिखती है। तो जो है उपज तो बढ़ी, लेकिन उस उपज बढ़ने के जो तरीके थे, लाभ पूरे गांव को एक से मिले हों ऐसा नहीं था। उससे क्या हुआ कि गांव के अंदर सामाजिक भेद बढ़ गए। कैसे बढ़ गए? जो जिनके पास ज्यादा जमीनें थी वो अमीर हो गए, जिनके पास नहीं थी वो गरीब रह गए। उस समय की बौद्ध कथाओं में जो हमें मिलता है कि भूमिहीन खेतिहर श्रमिक, यानी जो दिहाड़ी पर मजदूर काम थे, जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती, दूसरों के खेतों में काम करते थे, उनके बारे में, छोटे किसानों के बारे में और बड़े जमींदारों के बारे में उल्लेख मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपकी स्लाइड के अंदर ये गहपति शब्द भी इस्तेमाल किया। गहपति यानी जो छोटे किसान होते थे और जो बड़े जमींदार होते थे उनको मिलाकर के गहपति कहा जाता था। गहपति एक और होता था, गह मतलब घर, पति मतलब पति, उसका मुखिया। गहपति घर का मुखिया, जिसका घर में रहने वाली महिलाओं पर, बच्चों पर, नौकरों पर, सब पर उसका नियंत्रण रहता था और घर से जुड़ी हुई जितनी भी जमीन है, जानवर है, बाकी चीजें, उन सबका वो मालिक होता था। लेकिन कभी कभी इस गहपति शब्द का प्रयोग शहर में रहने वाले अमीर पढ़े लिखे संभ्रांत, आज की भाषा में जिन्हें हम कहते हैं, उन संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी उसका, इस शब्द का प्रयोग होता था। और पाली भाषा में गहपति का शब्द का प्रयोग होता है छोटे किसानों और बड़े जमींदारों के लिए। तो जो भी बड़े जमींदार होते थे और गांव के जो प्रधान होते थे वो जनरली शक्तिशाली माने जाते थे, जो गांव के बाकी किसानों पर अपना नियंत्रण रखते थे। गांव के प्रधान का, जिसको आज हम वो भी मुखिया भी कहते हैं ना, ग्राम पंचायत का मुखिया, तो ग्राम प्रधान का पद जो है वो धीरे धीरे वंशानुगत होने लगा, यानी जो पिता है, पिता के बाद उसका पुत्र, फिर उसके बाद उसका पुत्र। लेकिन अक्सर ऐसा होता था, हमेशा ऐसा नहीं होता था। और अगर हम बात करें तो उस समय के संगम साहित्य, जो सरदार सरदारियों, चोल चेर पांडे के बारे में हमने पिछले जो हमारे एपिसोड है उसमें हमने बात की थी। संगम साहित्य में बड़े किसानों के बिल्लालार शब्द इस्तेमाल किया है और जो है हल चलाने वाले के लिए उल्वर शब्द कहा है और जो दास होते थे उनके लिए अणिमाई शब्द का जो है वहां पर इस्तेमाल किया गया वहां की भाषा में। और जो है एक चीज और है, जो ये विभिन्नता आई है, यानी सामाजिक असमानता या वर्गों की ये जो विभिन्नता है वो किस पर आधारित थी? जमीन पर कब्जे पर, यानी भूमि पर स्वामित्व पर, श्रम पर और नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर, इन 3 चीजों पर आधारित थी। और भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए उसकी चर्चा उस समय के विधि ग्रंथ यानी जो उस समय की कानून की किताब यानी उस समय के धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों में की गई है।
ये आप देख सकते हैं, एक नमूना लिया गया है विधि ग्रंथ का। अब हम बात करेंगे कि भूमिदान, भूमिदान यानी जमीन का दान, और नए सम्भ्रांत ग्रामीण यानी जो ग्रामीण समाज, गांव के समाज के 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के गांव के समाज के जो प्रभावशाली वर्ग था यानी सम्भ्रांत ग्रामीण, उनके बारे में। कॉमन एरा की शुरुआती शताब्दियों में हमें जमीन के दान के प्रमाण खासकर अभिलेखों से हमें मिलते हैं। अभिलेख यानी जो पत्थरों पर या ताम्र होता है कॉपर, या धातु पर खुदे हुए जो अभिलेख मिलते हैं, वो क्या करते थे, जिस किसी को भी भूमि दान देते थे उसको जो है ये प्रमाण के तौर पर दे दिया जाता था ताम्रपत्र। इसको आप आज के सर्टिफिकेट के संग इसकी तुलना कर सकते हो कि कभी कोई काम किया जाता है या आप अच्छे नंबर लाते हो तो स्कूल में आपको सर्टिफिकेट मिलता है स्पोर्ट्स में जीतने पर। तो उन दिनों ये जो थे प्रमाण के तौर पर, जिस किसी को भी भूमि दान दिया जाता था उसको ये प्रमाण के तौर पर दे दिया जाता था। और भूमि दान के जो भी प्रमाण मिले हैं वो ज्यादातर आमतौर से धार्मिक संस्थानों को दिए गए हैं या वो ब्राह्मणों को उस समय में दिए गए हैं। एक चीज और थी कि भूमि दान के ये जो अभिलेख है वो ज्यादातर संस्कृत पे मिले हैं, संस्कृत भाषा में। कुछ हैं जो हमें तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय यानी लोकल भाषाओं में मिले हैं। तो तमिल और तेलुगु में तो हमें दक्षिण भारत के अंदर ही मिलेंगे ना। ये देखिए, कर्नाटक से एक 6ठी शताब्दी का ताम्रपत्र लेख मिला है। तो उस समय की जो अब मिलते होंगे, जो धातु पर लिख करके दिया जाता होगा, खोद करके दिया जाता होगा ये लेने वाले को, वो तो एक तरह से वो सर्टिफिकेट का ही काम करता हो। यहां पर हम विशेष रूप से बात करेंगे प्रभावती गुप्त की, क्योंकि उन दिनों महिलाओं को जमीन पर या संसाधनों पर अधिकार नहीं थे, लेकिन ये उस समय की एकमात्र महिला हुई है जिन्होंने जमीन पर अपना स्वामित्व ही नहीं था, अपना कब्जा ही नहीं था, बल्कि इन्होंने भूमि का दान भी किया है। तो कैसे कर पाई? सबसे पहले तो ये थी कौन? ये रही प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त थी गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की, जिसने शासन किया है 375 से लेकर 415 ईस्वी तक, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये इनकी बेटी थी, यानी गुप्त वंश। यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन किया, इनकी पुत्री थी। और वकाटक, ये रहा वकाटक जिसने दक्षिण भारत में राज किया है, वहां की ये रानी थी। अब जो है एक महत्वपूर्ण बात आती है कि संस्कृत धर्मशास्त्र कहते हैं भाई महिलाओं को तो अधिकार ही नहीं है, तो इन्होंने कैसे कर लिया? हो सकता है कि जो कुछ भी धर्मशास्त्र धर्मसूत्र कहते थे, क्योंकि ये रानी थी, विशेष अधिकारी थी, तो हो सकता है कि इनकी अपनी स्थिति समाज के अंदर, जाहिर सी बात है रानी है तो उसकी स्थिति दूसरों से तो ऊपर होगी। लेकिन इससे एक मैसेज और जाता है, चाहे धर्मशास्त्र धर्मसूत्र आम लोगों में, आम महिलाओं के लिए तो पालन होता होगा, इनका उदाहरण एकमात्र विरला मिलता है, लेकिन एक बात इससे जरूर पता लगती है कि धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्रों का हर जगह एक समान रूप से पालन नहीं होता होगा। प्रभावती गुप्त ने ऐसा कौन सा दान कर दिया? प्रभावती गुप्त ने अग्रहार दान किया। अग्रहार यानी जमीन का वो टुकड़ा जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था, और वो टुकड़ा टैक्स फ्री होता था। जैसे आजकल आपने देखा ना, कई मूवीज को सरकार टैक्स फ्री कर देती है, तो उसी तरह से वो जमीन का टुकड़ा जो ब्राह्मणों को, जिस पर कोई कर राज्य को नहीं देना होता था, लेकिन स्थानीय लोगों से यानी उस जमीन पर रहने वाले लोगों से उन्हें कर वसूलने का अधिकार होता था। तो प्रभावती गुप्त का ये अभिलेख है जिससे हमें ये जानकारी मिलती है। वो कहती है प्रभावती गुप्त कि ग्राम कुटुंबिनो मतलब जो गांव में रहने वाले भाई बंधु जो हैं, जिसमें किसान हैं और आम गांव के गृहस्थ हैं, ब्राह्मणों और दगुन गांव दान में दिया, तो दगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती हूँ। कब आदेश देती हूँ? आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को, यहां पर देखिए टाइम पीरियड भी हमें पता लग रहा है, धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए यानी पुण्य प्राप्त हो, इस गांव को जल अर्पण के साथ आचार्य चन्नाल स्वामी ब्राह्मण होंगे, उनको दान में दिया जाता है। और आप सबको अब से आचार्य चन्नाल स्वामी के आदेशों का पालन करना होगा। और उसके अंदर क्या क्या रियायतें दी? वो उनको रियायतों में ये दिया कि उस गांव के अंदर कभी भी पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। जो भी शासकीय अधिकारी यहाँ पर आएंगे उनको गांव कोई घास देने, आसन में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की खाल हो गई, खनिज पदार्थ है, खदिर वृक्ष के उत्पाद है, फूल, दूध, कोयला, कुछ भी नहीं देना होगा। और जो है इस गांव का दान किया गया, इसके अंदर की जितनी भी संपत्ति है
छोटे बड़े सभी करों समेत दे दिया गया है। यानी अब ये कर वसूली का अधिकार आचार्य चन्नाल स्वामी के पास होगा, वो राज्य को कुछ भी नहीं देंगे। ये कब लिखवाया गया? ये लिखवाया गया राज्यादेश के 13वें राज्य वर्ष में, और इसे किसने उत्कीर्ण किया? चक्रदास ने इसको उत्कीर्ण किया। अब देखिए यहाँ से बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है? कि ग्रामीण प्रजा के बारे में, ब्राह्मणों की क्या स्थिति थी गांव के अंदर, किसान है, अन्य वर्ग कौन से थे, कौन कौन सी चीजें थी, वस्तुएं थे जिन पर की टैक्स दिया जाता था, उस पर जो है उन्हें प्रदान करना पड़ता था। जैसे आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि फूल, दूध, कोयला आदि, और लोगों को नए प्रधान की आज्ञा का पालन करना पड़ता था और अपने भुगतान भी उसको देने पड़ते थे। टाइम पीरियड भी हमें पता लगता है। तो ये अभिलेख जो है हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी ऐतिहासिक स्रोत के तौर पर हमें देते हैं। अगर हम इन भूमिदान अभिलेखों के बारे में बात करते हैं तो एक चीज जरूर है कि देश के कई हिस्सों से ये मिले, कि इनसे क्या कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े दान में दिए गए और कहीं बड़े बड़े जमीनें दान पे दी गई हैं। और साथ ही साथ हमें एक और इंफॉर्मेशन मिलती है कि दान जिस किसी को भी मिला है उसके अधिकार क्या क्या दिए गए। जरूरी नहीं है सब जगह एक ही जैसे अधिकारों के साथ दे दिया गया। जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से उनमें अधिकारों में भी हमें क्षेत्रीय परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इतिहासकारों में एक मतभेद भी देखने को मिलता है कि ये भूमिदान राजा लोग देते क्यों थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये भूमिदान इसलिए दिए जाते थे ताकि क्या होगा, मान लीजिए जंगल की जमीन दे दी तो वहां पर जिसको जमीन दी वो उसको साफ करवाएगा, लोगों को बसाएगा, तो खेती का विस्तार होगा, क्योंकि उन दिनों जमीनें बहुत थी। तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये भूमिदान खेती के लिए क्षेत्रों को बढ़ाने की एक रणनीति थी, जबकि दूसरे इतिहासकार मानते हैं कि ये भूमिदान इसलिए राजा देते थे कि जब कभी राजा की शक्ति अपने सामंतों पर, उसका कब्जा जो है वो कमजोर होने लगता था, तो वो क्या करता था कि जमीन दे करके उनका समर्थन दोबारा लेने की कोशिश करता था। या जो शासक है अपने आप को एक महामानव, ऊंचा मानव, बड़ा इंसान दिखाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता था, तो उसके लिए वो इस तरह के आडंबर दिखाता था ताकि उसका नियंत्रण जहां कहीं भी ढीला हो रहा है वो अपनी शक्ति को दोबारा से मजबूत कर सके। अब इस भूमिदान का जो प्रचलन है इससे हमें क्या क्या पता लगता है, एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते। एक चीज, राज्य और किसानों के बीच के कैसे संबंध रहे, क्योंकि हमें पता लगता है किस तरह का टैक्स देते थे और भी बहुत सारी चीजें, ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थिति थी, तो राज्य और किसानों के बीच के संबंधों की झांकी हमें मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज हमें और पता लगती है, क्या है कि कुछ लोग समाज के ऐसे थे जिन पर अधिकारियों का, सामंतों का कोई भी नियंत्रण नहीं था। कौन थे वो लोग? वो लोग थे पशुपालक, यानी जो जानवरों को पालते थे, घुमंतू खेतिहर, यानी जो घूम घूम कर खेती करते थे। आजकल जिसको ज्योग्राफी में हम झूम कल्टीवेशन, झूम खेती कहते हैं, यानी एक जगह खेती की, वहां की जमीन फिर छोड़ दी ताकि वो अपने उपजाऊपन फिर से ले ले और फिर आगे बढ़ गए खेती करने। संग्राहक यानी जो अपना खाना पीना भोजन एक घूम घूम कर इकट्ठा करके लेते थे। शिल्पकार हो गए जो कि शिल्पकारी का काम करते थे, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, इस तरह के। शिकारी समुदाय हो गए, और मछुआरे जो मछली पालने का काम करते थे। तो ये लोग थे जिन पर अधिकारियों और सामंतों का कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन एक चीज और थी, ये लोगों ने अपने जीवन के बारे में, अपने आदान प्रदान के बारे में कोई विवरण भी तो अपने बारे में नहीं छोड़ा है, इसलिए हम उनके बारे में ज्यादा कैसे कुछ कह पाए। तो हम आज का जो हमारा माइंड मैप है उसमें आप देखिए, बदलता हुआ देहात पे हमने बात की, उसके अंदर हमने लिया जनता में राजा की छवि, उपज बढ़ाने के तरीके, ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। जनता में राजा की छवि में जातक और पंचतंत्र की कहानियां, गतिंतु कहानी, जातक कथा। उपज बढ़ाने के तरीके में लोहे के फाल वाले हल, सिंचाई के तरीके हो गए। ग्रामीण समाज में विभिन्नताओं में भूमि के स्वामित्व, श्रम, नई प्रौद्योगिकी पर आधारित, जिसके अंतर्गत हमने बात की खेतिहर श्रमिक, भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों की, गहपति यानी छोटे किसान और बड़े जमींदार। और भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण में हमने बात की है भूमिदान संबंधी अभिलेख, जिसमें अग्रहार पता होना चाहिए, प्रभावती गुप्त द्वारा दान किया गई जमीन हो गई। तो जो है अब हम आगे बात करते हैं कि बोर्ड परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग अपने हिसाब से माइंड मैप जरूर बनाइए। पहला प्रश्न, जिस उप विषय पर हमने आज चर्चा की है, साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचार और अनुभव कम ही छोड़े गए हैं, फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया है। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल के संदर्भ में इस पर विश्लेषण कीजिए।
तो आप इसके अंदर जातक कथाओं, गतिंदु कहानी, ये सारा कुछ देंगे। दूसरा प्रश्न, सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं? आंसर इन दोनों प्रश्नों का सेम है, बस प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। तीसरा, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए? और 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के काल में खेती की नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। उक्त कथन की विवेचना कीजिए, यानी जो समाज के अंदर भेदभाव था उसके बारे में इसके अंदर बताया जाएगा। और आखिरी प्रश्न, भूमिदान अभिलेख इतिहास के बारे में हमें क्या बताते हैं? तो पूरी चर्चा हमारी उस पर काफी देर तक आधारित थी। आज हमने बात की है इस पार्ट 3 में बदलता हुआ देहात में जनता में राजा की छवि, उपज बढ़ाने के तरीके, ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। अगले पार्ट 4 में हम चर्चा करेंगे नगर और व्यापार के बारे में। तब तक थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट पर।